हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRB क्लासेस में। तो आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। तो हम यहाँ अवतल दर्पण से ये प्रूव करेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ एक अवतल दर्पण है M1 M2। ये AB एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। AB एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपतित हो रही है। AB जो प्रकाश की किरण है ये दर्पण पर आपतित हो रही है। कौन से बिंदु पर? दर्पण के B बिंदु पर। तो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद ये BD दिशा में परावर्तित हो रही है, अर्थात दर्पण से टकराकर BD दिशा में F से होकर निकल जा रही है। BD दिशा में F से होकर निकल जा रही है। तो ये जाहिर सी बात है, ये आने वाली किरण है, मतलब आपतित हो रही है और ये परावर्तित हो रही है। तो अगर हम इसके बीच में एक अभिलंब डाल दें जो वक्रता केंद्र को मिला रही हो, वक्रता केंद्र को मिला रही हो, दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला रही हो, तो ये आपतित किरण है और ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I। ठीक है, चूंकि ये जो किरण है ये परावर्तन हो रहा है, दर्पण से आपतित होने के बाद इस BD किरण का क्या हो रहा है? परावर्तन। और ये क्या है? अभिलंब। तो परावर्तन कोण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण R होता है। ठीक है, माना देखिए कैसे लिखेंगे। माना बहुत ही आसान है। माना आप सबको यही कठिन लगता है, ये बहुत ही आसान है। माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f तथा मुख्य फोकस P है और वक्रता केंद्र C है। इसका मुख्य फोकस क्या है? F। ठीक है, माना एक प्रकाश की किरण AB, माना एक प्रकाश की किरण AB दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है। दर्पण के कौन से बिंदु पर आपतित हो रही है? B बिंदु पर। आपतित होने के पश्चात ये दर्पण के फोकस F से होकर BD दिशा में निकल जाती है। दर्पण के फोकस F से होकर कहां से निकल जा रही है? BD दिशा में। तो हम यह क्या किए हैं? यहाँ एक अभिलंब डाल दिए हैं। अभिलंब डालने के पश्चात ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच बना कोण आपतन कोण I। और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण R। ठीक है, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ हम लगाएंगे परावर्तन का नियम। तो आप लोग जान रहे हैं परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, के नियम से कोण I जो हमारा होगा, ये कोण I वो किसके बराबर होगा? कोण R के। तो कोण I बराबर होगा कोण R। कहां से? परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब देखो क्या करना है। चूंकि ये कोण ABC ये आपतन कोण I है और ये देखिए BCF ये कोण, इस कोण की बात हो रही है, इस कोण और इस कोण, ये कोण। ठीक है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? एकांतर कोण के कारण। ठीक है, कोण ABC बराबर होगा कोण BCF, किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा कोण BCF। क्यों? एकांतर कोण के कारण। क्योंकि ये ABC कौन सा कोण है? कोण I है, इसलिए कोण BCF भी कौन सा कोण होगा? I हो जाएगा। तो बराबर क्या हो गया? I। कोण I किसके कारण? एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। चूंकि अब ये कोण ABC बराबर हो गया है BCF के, तो ये I है, तो ये भी क्या हो गया है? I। जब ये कोण I हो गया है तो I हमेशा R के बराबर होता है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम
कि बी कोड BCF बराबर होगा कोड CBF के। मतलब कहने का है कि आपतन कोड I ये जो बना है ये कोड I वो R के बराबर होगा। तो I कौन सा कोड है BCF और R कौन सा कोड है CBF। लिखेंगे कोड BCF बराबर होगा कोड किसके CBF के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कोड I हो गया और ये क्या है R। तो परावर्तन के नियम से I हमेशा R के बराबर होता है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जब कोई भी कोड ऐसा कोई भी कोड हो जो आपस में बराबर होती हैं उसकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि BC बराबर है किसके CB के। BC किसके बराबर है CB के। ये जो BC है वो CB के बराबर होगा और ये CF जो है CF वो हमारा BF के बराबर होगा। CF किसके बराबर होगा BF के। ठीक है, और ये जो हमारा BF है BF वो बराबर होगा CF के। ठीक है, समझ रहे हैं। इसका दो कोण आगे से लेंगे, दो भुजा BC तो इसका CB, इसका अगर CF लेंगे तो इसका VF, अगर इसका BF लेंगे तो इसका CF। ये दोनों ये सब क्या होंगे आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि CF बराबर BF। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं कि जो हमारा ये CF होगा इतना वो बराबर होगा BF के। CF किसके बराबर हो गया BF के। अब क्या बना लिए इसको समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अगर हम ये मान लें कि जो हमारा दर्पण है दर्पण का द्वारक वो छोटा हो जाए, दर्पण का द्वारक क्या हो छोटा हो जाए, तो जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो ये हमारा B बिंदु है वो P पे नहीं आ जाएगा। दर्पण का द्वारक जब छोटा कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे, तो ये B बिंदु धीरे धीरे करके कहाँ आ जाएगा P पर। कहने का मतलब है कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो जो हमारा BF है वो क्या बन जाएगा PF। BF की जगह क्या हो जाएगा PF। तो लिखेंगे दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होने पर अत्यंत छोटा होने पर तो जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो जाएगा तो हमारा जो BF है ये दर्पण छोटा हो गया तो B बिंदु P बिंदु पे आ जाएगा, तो हमारा जो BF है वो क्या हो जाएगा PF। अतः लिखेंगे समीकरण 1 से नहीं, अभी समीकरण 1 नहीं लगाएंगे। जो BF हमारा PF के बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे सीधे सीधे कि BF बराबर है किसके PF के। BF किसके बराबर हो जाएगा PF के। अब लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा। समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 कहाँ है CF किसके बराबर है BF के। CF किसके बराबर है BF के। समीकरण 1 है तो यहाँ चूंकि BF बराबर है PF के तो BF की जगह हम PF रख सकते हैं। ध्यान से देखिए ये जो हमारा CF है वो PF के बराबर है। चूंकि BF PF के बराबर है इसलिए हम BF की जगह क्या रख सकते हैं, इस BF की जगह PF। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है BF की जगह हम PF रख सकते हैं। तो 1 से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा CF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा PF के। तो लिखेंगे CF बराबर है किसके PF के। अब देखो CF किसके बराबर आ गया PF के। ये जो हमारा CF है वो किसके बराबर आ गया PF के। जब CF PF के बराबर आ गया तो हम आगे क्या लिख देंगे, आगे लिखेंगे दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं आप CF यहाँ है, अगर इसी में PF जोड़ देंगे, इसी में PF लाके जोड़ देंगे तो पूरा CP बन जाएगा। क्या बन जाएगा CP। अभी लिख के समझा रहे हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या जोड़ दें PF। तो CF यहाँ है तो CF यहाँ जब है तो CF प्लस क्या हो जाएगा PF बराबर क्या हो जाएगा PF प्लस में PF। यहाँ देखिए CF बराबर PF था, अब दोनों पक्षों में हम PF जोड़ दिए तो CF प्लस PF हो जाएगा ना, और यहाँ पहले से PF था
इसमें और पीएफ जोड़ दिए तो पीएफ हो गया, मतलब पीएफ प्लस पीएफ। अब चित्र से देखिए, चूंकि चित्र से सीपी किसके बराबर है, सीएफ धन पीएफ, मतलब सीएफ धन पीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, सीपी, यहीं बगल में लिख दे रहे हैं, सीपी बराबर सीएफ धन पीएफ। चित्र से देखिए सीपी बराबर धन सीएफ धन पीएफ, तो सीपी की जगह क्या रख दें, सीएफ धन पीएफ, तो सीएफ धन पीएफ की जगह क्या हो जाएगा, सीपी। और यहाँ देखिए पीएफ धन पीएफ, मतलब एक पीएफ ये है एक पीएफ ये है, मिलके कितने हो गए, 2 पीएफ, तो क्या हो गया आगे 2पीएफ, क्या हो गया 2पीएफ। अब आप सभी लोग जानते हैं, इस चित्र से देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि वक्रता केंद्र C है और मुख्य ध्रुव P है, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R। तो चूंकि लिख देंगे यहीं कि CP बराबर R, CP बराबर R, और ये मुख्य फोकस है और ये क्या है, ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये क्या है, ध्रुव है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव तक की दूरी कितनी होती है, PF बराबर ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी F होती है, कितनी होती है, फोकस दूरी F, इसलिए PF की जगह क्या रख देंगे, फोकस दूरी F, और CP की जगह R, तो क्या हो जाएगा, CP की जगह R हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 2 है, 2 लिख देंगे, PF का मान कितना है, F, PF की जगह क्या होगा, F, ठीक है, फोकस दूरी F, तो R बराबर 2F हो गया, R बराबर क्या हो गया, 2F। अब देखो F निकालना है तो 2 को उधर भेज देंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R बटा 2। यही होता है हमारा दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध, F बराबर R बटा 2। धन्यवाद।